अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस और मैं हूं आपके साथ मनीज़ा मोइन। नाजरीन, फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल का मामला है और जस्टिस याहिया अफरीदी ने फुल कोर्ट बेंच तश्कील देने का मुतालबा कर दिया है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि किसी फ़र्द के खिलाफ शवाहिद ना होने पर अगर कार्रवाई की जाए तो वो फिर मुज़ाहका ख़ेज़ होती है। ये कहने के बाद इस जो केस है उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ फौरी कार्रवाई से मुतल्लिक दरख्वास्त थी, उसको भी खारिज कर दिया गया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर मौजूद थे और वहाँ अमेरिका भारत एलामिया में पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया सामने रखा गया, जिस पर पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को फॉरेन ऑफिस तलब किया गया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उसके सामने रखे गए। इन तमाम मामलात पर बात होगी। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर, इफ्तिखार अहमद साहब और जावेद साहब मौजूद हैं। जावेद साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आज जो केस हुआ उसको गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है, ऐसा क्यों हुआ? तवक्को तो की जा रही थी कि इसका फैसला बहुत जल्द आ जाएगा। देखो, आप अगर पीछे 14 मई वाला मामला देखें तो सुप्रीम कोर्ट का जो मजमूई तौर पर रवैया रहा, वो रवैया आप उसको कह सकते हैं तहम्मुल मजाजी का रहा। वो नहीं चाहते कि किसी किस्म के कोई कन्फ्रंटेशन की हद तक बात चली जाए और वो मेरा ख्याल है कि अफ्रीकन को मौका दे रहे हैं और चीज़ों को स्मूथली लेकर आगे चलना चाह रहे हैं ताकि तमाम की गुफ्तगू सुनी जा सके। लेकिन आज जो गुफ्तगू हुई है और जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आगे चलकर इसका कोई ना कोई तो नतीजा निकलेगा। मगर जिस तरह की गुफ्तगू आज हुई है, जिस तरह मेरे ऑनरेबल चीफ जस्टिस आयशा ने कहा कि क्यों खुफिया रखा जा रहा है 102 मुल्ज़मान को, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा एमरजेंसी जंग की सूरत हाल में ट्रायल फौजी अदालतों में हो सकता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे लगता है आने वाले वक्त में कोई कन्फ्रंटेशन वाली सिचुएशन ना बन जाए। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक और बात कहता चलूँ कि जो पिछले दिनों कोयटा में एक ट्रेनिंग वर्कशॉप थी, उसके शुरका से आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की और वो फिर जो गुफ्तगू हुई और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन दोनों से अगर मैं नतीजा अखज़ करूं तो आर्मी किसी सूरत भी मिलिट्री कोर्ट से पीछे हटने को तैयार नहीं है, नंबर एक। और दूसरी चीज़, वो किसी को भी माफ़ करने के लिए नहीं तैयार, चाहे उसके लिए वो किसी भी एक्सटेंट पे जाना पड़ेगा। और वो यहाँ तक आर्मी चीफ कहते हैं अगर कोई मेरे घर को आग लगाने की तरफ चल पड़े और मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगा, क्या मिलिट्री कोर्ट्स के लिए मुझे पूछना पड़ेगा? और उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि जजेस ने इस तरह की दरख्वास्त को कबूल कैसे कर लिया। तो वो ये ऐसे बयानात हैं जिससे मुझे आने वाले वक्त में नज़र ये आ रहा है कि अगर इसका फ़ैसला हुआ तो या तो ऐसा फ़ैसला आएगा जिसमें इसके ट्रायल के प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट ब्रीफ करेगी, या दूसरा फ़ैसला कन्फ्रंटेशन की तरफ जाएगा। इसके अलावा मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये समझता हूँ मुल्क के बेहतरीन मफाद में हमें कन्फ्रंटेशन से बचना चाहिए और कम से कम लोगों को मिलिट्री कोर्ट्स में रखना चाहिए। जो मैक्सिमम लोग हैं, जो लोग बाहर खड़े थे या जो जियो फेंसिंग में आ रहे हैं, उनको आप सिविल कोर्ट्स में भेज दें। लेकिन जो लोग एक्टिव इन्वॉल्व थे उनको कड़ी से कड़ी सजा में देनी चाहिए। अच्छा, नवीद चौधरी साहब, आपने भी DGISPR की कल की स्टेटमेंट सुनी एंड ही वाज वेरी लाउड एंड क्लियर कि जो मुलव्विस है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मगर अब जिस तरह मैंने जावेद साहब से भी यही बात की कि ये जो आज हमने देखा कि इसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी किया गया है, दिस वाज़न्ट एक्सपेक्टेड, तो ऐसा अचानक कैसे हुआ? ये हमने माजी में भी देखा है कि अदालतें दावे कुछ करती हैं और फिर जब फैसले का वक्त आता है कुछ और कह देती हैं। आज ही हमारे एक दोस्त बता रहे थे कि आज की समात के बाद जब हामिद खान एडवोकेट बाहर निकले तो वो बड़े डिप्रेस थे, बाकी भी डिप्रेस थे। वो जो दो मशहूर ज़माना दरख्वास्त गुजार हैं हमारे चौधरी एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा साहब, वो भी डिप्रेस थे। लेकिन हामिद खान साहब ने वहाँ कमेंट किया एक चैनल के रिपोर्टर के साथ गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने कहा कि देखें ये जज कितनी हाई पे मामला को ले जाते हैं और बाद में निकलता क्या है। मामला ये है कि आपने फ़ौजी अदालतों के ख़िलाफ़ अगर दरख्वास्तें लगानी थी तो दरख्वास्तगारों से मुलाकात करने की क्या ज़रूरत थी? आप पहले ही लाइमलाइट में आए हुए हैं। आज मोहतरम जस्टिस काजी फायजीसा ने जो सिफारशत भेजी है जिसमें लिखा है अपने नोट में, उन्होंने कि देखें पहले ही अदालती मामला जो हैं और सीनियर जजेस ने उस पर जो नुकात उठाए हैं उसके बायस हम मौजूद बहस हैं। इसलिए
अगर आपने इतने अहम मामले पर कोई फैसला देना है तो फुल कोर्ट बना दें। तो कहा तो ये था चीफ मिनिस्टर साहब ने बड़े तमतराक के साथ कि मंगल तक हमने इसको ख़त्म करना है। आप याद करें जुमेरात की समात में भी यही था कि 5-5 मिनट मिलेंगे, 10-10 मिनट में मौका ख़त्म करें। उसके बाद मामला आगे आता गया, तो मंगल भी गुजर गया और अब गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए समात मुलतवी हो गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम ख्याल बेंच जो है जहन बना के बैठा हुआ था कि शायद हम आसानी के साथ क्वार्टर पास कर देंगे और उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। देखें, बहुत सारी चीज़ें आप पहले भी कर चुके हैं, उसके नताइज भी आपने देख लिए हैं। इदारा इस हद तक कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि माजी में कभी इतना नहीं हुआ। मैं इदारे की बात कर रहा हूँ, पहले अफराद हुए। तो इन हालात में आप कोई फ़ैसला देंगे भी, अब तो बल्कि मैं कहता हूँ आपने वहाँ पहुँचा दिया मामला कि फुल कोर्ट बैठ के भी कोई फैसला ऐसा दे जो ज़मीनी हक़ाइक़ से लगाना खाता हो, यानी कि मैच ना करता हो, तो उस पर भी सवाल उठ जाएंगे। बात आप बहुत दूर लेंगे आप। और अभी मैं आपको ये फिर बताता चलूँ कि अभी बहुत सारे मामलात आपने DGI एस्पायर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन ली, अभी उन्होंने सहूलतकारों के नाम नहीं लिए जी, प्लानर्स के नाम उन्होंने नहीं लिए। ये मामला आगे भी जाएगा और खुलेगा भी, और इसमें जिस अंदाज में सहूलतकारी की है वो कटहरे में आएगा। आप कल के एक जुमले को दोबारा जहन में लाएं। DGI एस्पायर ने कहा कि कतई नज़र इस ताल्लुक के कि कौन सा सहूलतकार किस इदारे में बैठा हुआ है, ज़रा जुमला फिर सुन लें, कतई नज़र इस मामले के कौन सा सहूलतकार किस इदारे में बैठा हुआ है, उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अगर नहीं पहुंचाएंगे तो फिर क्या होगा, अंदरूनी खलफशार बैरूनी इल्गार की राह हमवार कर देगा, जो नाकाबिल कबूल है। नवीद साहब, हमने तो ये भी देखा कि उन्होंने एहतसाब के अमल को पहले अपने ही इदारे से शुरू किया और इस चीज़ को एज एन एग्जाम्पल सेट किया कि हम अगर अपना एहतसाब कर रहे हैं तो बाकियों का भी करेंगे। इफ्तिखार साहब, ये कहा जा रहा है जस्टिस याहिया अफरीदी का जो ऑर्डर है वो आज सुनाया गया और कहा गया कि फुल कोर्ट बना दिया जाए, तो फुल कोर्ट बनाया क्यों नहीं गया? ये पता नहीं, उनको पता होगा चीफ जस्टिस को क्यों नहीं बनाया गया। लेकिन मैं हैरान हूँ कि सवालात किस किस्म के किए जा रहे हैं। मसलन एक बहुत मोहतरम जज ने कहा कि अदालत को ये बताया जाए कि हिरासत में मौजूद अफराद की फहरिस्त पब्लिक क्यों नहीं की। अब वो जज साहब से कोई पूछे कि एक तफ्तीश हो रही है, उसमें लवाहिकीन को टेलीफोन पे बात करने की इजाज़त भी दे दी गई, ये भी आपको बताया गया। आज आपको ये भी बताया गया कि ख़ानदान वालों को मिलने की इजाज़त दे दी, ये भी बताया गया आपको। आपने सवाल फिर खड़ा किया कि आप उनको खाना क्यों नहीं देते, तो बताया गया कि खाना नहीं दिया जा सकता, खुदा न खास्ता अगर उसमें कुछ चीज़ किसी ने मिला दी तो सारा वह जो वज़न है, जो सफाई है, फिर उस अदारे को देनी पड़ेगी जिसके ज़ेरे तफ्तीश है वो। उनका अलबत्ता फल वगैरह की इजाज़त दी जा सकती है। मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या मुझे बता सकती है कि फ़ौजी अदालतों के हवाले से जो केस पेंडिंग पड़ा है उनके पास, उसके बारे में उन्होंने क्या कर लिया? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि उस केस को पहले तय कर लें? अगर उस केस को एक दफ़ा तय कर लें तो ऐसे केसेस का तो वहाँ पे एडमिट किए जाना ही एक सवालिया निशान बन जाए। अब इस किस्म के सवाल करने के मैं हैरान हूँ। चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि उन्हें उनके मोबाइल पर एक ख़त मिला। क्या चीफ जस्टिस साहब वो अपना मोबाइल पब्लिकली देना पसंद करेंगे? मैं वही सवाल कर रहा हूँ जो एक जज ने किया कि क्या 102 अफराद की फहरिस्त जारी करना पसंद करेंगे। तो मैं भी कहता हूँ चीफ जस्टिस साहब, मेरे भी कुछ ऐसे मसाइल हो सकते हैं कि पाकिस्तान के इतने करोड़ अवाम में उनके भी कुछ मसाइल हो सकते हैं जिसमें वो आपसे बराह रास्त बात करना चाहें आपके मोबाइल के ऊपर। तो क्या आप पर ये लाजम नहीं है कि अपने मोबाइल नंबर को पब्लिक कर दें, और वो नंबर होना चाहिए जिस पे आपको ख़त मसूल होते हैं? मुझे समझ नहीं आ रही इस सारी की सारी जो प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें कुछ ऐसी बातें उठाई जा रही हैं जो नॉर्मली लीगल नहीं है। अब लीगल बात तो ये है कि भाई फुल बेंच बनाया जाए, जिसका मैंने जवाब दिया, फैसला तो उसे करना है, चीफ जस्टिस ने, किसी ने नहीं करना। वो तो पिछले दिनों एक खबर मेरे पास आई, मैं हैरान रह गया कि 2 जजेस का उन्होंने बेंच बनाया और सुबह जब वो जज अपने गए अदालत में तो पता लगा उनके बेंच से उठ गए हैं। मसलन मेरा और आपका बेंच बनाया और मैं और आप अदालत में गए हैं तो पता लगा कि आपकी जगह नवीद चौधरी को शामिल कर दिया गया। और नवीद चौधरी ने बुला के पूछा कि भाई ये क्या तरीक़ाकार है? तो जो सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है उसने कहा जी कि हमें तो CJ साहब के पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा था। तो वो ज़रा जज साहब भी थोड़े से पूछने लगे कि भाई वो कोई रिटर्न है? उन्होंने रिटर्न नहीं है। तो जब आप इतनी बड़ी अदालत को ऐसे चला रहे हों
तो ये सवालात पे तो खैर उंगली उठती है नहीं उठती है, लेकिन इस तरीके कार पे उंगलियां उठ रही हैं। और ये नवीद का कहना बहुत अहम है कि खुदा के वास्ते आप सुप्रीम कोर्ट का जो एक तकद्दस होता है उसको रहने दें बरकरार, ऐसा ना करें जिस तरह हम कर रहे हैं। मसलन ये मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या सवाल था, मतलब ये ट्रायल कोर्ट के बारे में सवाल, भाई वो गिरफ्तार है, अटॉर्नी जनरल ने मान लिया गिरफ्तार है, लिस्ट मौजूद है, आपने कहा लिस्ट मौजूद है। अच्छा, आप कहते हैं लिस्ट को जारी कर दिया जाए। ये पहली दफ़ा मैंने सुना कि लिस्ट को जारी करने का मुतालबा, फिर मैंने भी मुतालबा किया ना कि ज़रा अपना टेलीफोन नंबर भी पब्लिक कर दें। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि प्लीज़ आपने गैर मुअय्यना अरसे के लिए क्यों मुलतवी किया, ये और खौफनाक एक चीज़ है। गैर मुअय्यना का मतलब है कि अनलिमिटेड टाइम के लिए आपने इसको सही अब फेंक दिया, उसी तरीके से जैसे कि आपने फौजी अदालतों के हवाले से जो मुकदमा आपके पास पड़े हुए हैं उसके बारे में आपको कोई तवज्जो 2020 से पड़े, 2020 से। ठीक है, इफ्तिखार साहब आपका पॉइंट आ गया। मैं पीजे से की राय लेना चाहूँगी। पीजे सर, ये जो 102 अफराद बताए जा रहे हैं जो शरपसंद हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आज पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की तरफ से भी एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिनमें उन अफराद के मुलव्विस होने के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। तो फिर ये लिस्ट पब्लिक क्यों नहीं की जा रही? एक तो ये बात आप मुझे बताएं, और दूसरा ये कि क्या आज ये जो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए से मुलतवी किया गया, जो गुज़िश्ता रोज़ डीजे ISPR की जानिब से प्रेशर किया गया, उसके बाद या उससे इससे रिलेट हो रहा है ये कहीं ना कहीं? सर एक मैं जानना चाहूँ, 102 मुलजमान के बारे में आपने क्या कहा है कि क्या मुकम्मल हो गया? पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी ने 102 आर यू श्योर? 102 सर जी, उन्होंने 102 नहीं, उन्होंने कहा है कि जो अफराद जिनके खिलाफ ये ट्रायल होना है मिलिट्री कोर्ट्स में, 102 की बात तो नहीं हो रही ना? सिर्फ फिगर नहीं दिया, मगर जो लोग मुलव्विस हैं वो उस वीडियोस में पाए गए हैं। ठीक है, फिगर नहीं दिया ना? जी पीजे सर, देखें, बड़ी एम्बिग्विटी है इस सारे सानिया के अंदर। मुझे लग रहा है ये एक, जिस तरह जावेद ने अली बात की है, ये एक हेड ऑन कोलिजन की तरफ हम जा रहे हैं रियली। अब ISPR ने कल अपनी एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अब जैसे आप कह रही हैं कि भाई ट्रायल हो रहे हैं, ट्रायल कोई नहीं हो रहा। ISPR ने कहा हो रहा है, अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट में कहा कि नहीं हो रहा है। अब द क्वेश्चन हियर अराइजेस, who's telling the truth? I mean, in a court of law, are we hearing the truth or ISPR is telling the truth? आपके चीफ जस्टिस ने कहा है कि जब तक इसका ट्रायल ये सम अप नहीं होता, ही एक्सपेक्ट्स कि कोई मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। अब कमिंग टू योर सेकंड पार्ट, उसके अंदर आप देखें कि बात आती है ये जो ISPR की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने वही चीज़ें बयान की हैं जो कि प्रॉबली एक सिविलियन को मिलती है, एक सिविलियन डोमेन के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि शायद इन द लाइट ऑफ दैट CJP ने कहा कि ऑल राइट, लेट्स वेट एंड सी। तो ये गैर नहीं है, ये ईद के बाद इसको टेकअप करेंगे वो। लेकिन इसके क्रक्स क्या है? प्रॉब्लम ये है हमारे कोर्ट्स हैं बड़े स्लो। मैं सुप्रीम और हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, हमारे ओवरऑल कोर्ट्स हैं, क्योंकि हम तो पाकिस्तान में छोटे कोर्ट्स को तो मानते ही नहीं है ना, हम जाते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हमारे जो कोर्ट्स हैं वो डिसीजंस लेते नहीं हैं। हमारा लकूनाज ये है कि आपका डिसीजन आने लगता है, आप जाके एडजमेंट ले लेते हैं, कभी एक पार्टी लेती है, कभी दूसरी पार्टी लेती है, और ये केस ड्रैग ऑन होते हैं। इसीलिए मैं फील करता हूँ कि आर्मी जो कहती है, वो जब मार्शल लॉ लेके आते हैं वो क्विक डिसीजन देते हैं, और ये इन द लाइट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग, आई थिंक उसके अंदर क्विक डिसीजंस की ज़रूरत है। इट कैन नॉट लिंगर ऑन, क्योंकि एक तो हम अपना इंटरनेशनल मजाक उड़वाएंगे कि आपने पकड़ तो लिए जिनको आप दहशतगर्द कहते हो, लेकिन साथ साथ आपने कोई डिसीजन दिया कोई नहीं, ट्रायल आपका हो कोई नहीं रहा। तो आई मीन व्हाट काइंड ऑफ अ जोक आर वी प्लेइंग? तो इसलिए मेरा एक जो ऑब्जर्वेशन है वो है कि द मिलिट्री प्रॉबली हमारे लोअर कोर्ट्स को ट्रस्ट नहीं करती। वो क्यों नहीं करती? जो कि मैंने आपके सामने एक अपनी एनालिसिस दी है, इसलिए कि हमारे एक तो कोर्ट्स बहुत थोड़े, बहुत छोटे हैं, पैसा इनके पास है कोई नहीं। जिस तरह आपके सिविल कोर्ट्स चलते हैं पाकिस्तान के, जिस तरह टोलेंटन मार्केट या एम्प्रेस मार्केट चलती है, उस तरह चलते हैं। आपने जजेस को, मैजिस्ट्रेट्स और इनको तो आपने कोई फैसिलिटीज़ दी कोई नहीं है, तो यू रियली एक्सपेक्ट देम टू कम आउट एंड गिव यू नो सम सॉर्ट ऑफ फैसिलिटेशन? नो। कानून साजी तो की जा सकती थी ना, की जा सकती है, बट ट्रायल के लिए और उसको टाइम बाद कर दिया जाता तो हो सकता है। बट देखिए आपका एनवायरनमेंट ही नहीं है ना, तो किसने एनवायरनमेंट क्रिएट करना है? तो इसीलिए तो मिलिट्री आ रही है। पीजे सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनको
फैसिलिटेट किया जाए ताकि फिर ये जो है कवानीन को इम्प्लीमेंट करवा सकें, यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन अभी बात ये है कि 9 मई जैसा वाक़या दोबारा ना हो, इसके लिए जो मुलव्वस अफराद हैं आज नहीं तो कल इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ तो हो जाएगा। अभी हम एक ब्रेक पर जाना, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे कि क्या जजेस का एहतसाब होगा या नहीं। आप साथ रहिए। वेलकम बैक। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ फौरी कार्रवाई से मुतालिक दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया है। मैं चाहूँगी नवीद चौधरी साहब आप वजाहत कर दें कि आखिर ये केस है क्या। देखिए, ये केस साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के दौर में उनके खिलाफ फाइल किया गया था। मिसकंडक्ट की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त फाइल की गई तो वो वहीं के पड़ी की पड़ी रह गई, जैसे आजकल पड़ी रहती हैं। और फिर जनवरी 2019 में गालिबन वो रिटायर हो गए। केस फिर ज़ाहरा दरख्वास्त गुजार ने कहा कि ये हो क्या रहा है कि हमने एक पूरी फाइल बनाई है, डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं और ले आए हैं और कुछ एक्शन ही कोई नहीं। तो उन्होंने फिर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। तो आज उसका फैसला सुनाया जा रहा है और उसमें कहा यह गया है कि जिस दरख्वास्त का फैसला ना हो, यानी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको आगे ना भेजे या भेज दे और प्रेसिडेंट उस पर अपनी राय ना दे, इस दौरान जज साहब जो हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है सुनने वाली, वो इस्तीफ़ा दे दें या रिटायर हो जाएं। इस्तीफे की ऑप्शन भी मौजूद है। तो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के दायरे से निकल जाएगा। तो फिर जाना कहाँ है? आप हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ जज पहले तैयार बैठे होंगे स्टे देने के लिए। जवेद इकबाल का आपने क्या कर लिया? जस्टिस जवेद इकबाल का। अच्छा, साकिब निसार के बेटे का आपने क्या कर लिया? उनके तलादे भी महफूज हैं। देखें, ये मैंने बात पहले भी की थी, आज भी कर रहा हूँ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का बेरहमाना इस्तेमाल हो रहा है। जब जस्टिस काजी फायज़ा साहब के खिलाफ केस आता है तो कैसे रगड़ा लगाया जाता है, जब जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब के खिलाफ केस आता है तो कैसे रगड़ा लगाया जाता है, और जब करप्शन की पूरी फाइलें औलादों समेत आती हैं, गैब परवाह नहीं। यानी कि क्या में पाकिस्तान के बाद से जर्नल गिरफ्तार होते आ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ मिसालें दे रहा हूँ। अगर हम जजों और जर्नलों का कंपेरिजन करें, ये खान गिरफ्तार रहा, उसके साथ कई जर्नल गिरफ्तार है, नज़र बंद रहे, जनरल मुशर्रफ नज़र बंद रहा, ठीक है ना जी। सजाए मौत भी उसको सुनाई गई बाद में गैर मौजूदगी में। उसके बाद अभी आप हाल में आ जाएं, जब जनरल बाजवा के दौर में एक लेफ्टिनेंट जनरल को सज़ा हुई, एक ब्रिगेडियर को सजाए मौत सुनाई गई। यानी कि अच्छा, अभी ताज़ा देखें, अमजद शुएब हवालात में खड़े थे, तस्वीर पूरे मीडिया को जारी की गई। भाई ये कौन सी मखलूक है? 140वें नंबर पर है। करप्शन भी बीच में आ गई ना। आइन आप तोड़ रहे हैं, करप्शन के मामला आपके खिलाफ आ रहे हैं, आपके बच्चों के खिलाफ केसेस आ रहे हैं, कहीं को कार्रवाई सुनवाई नहीं। कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आ जाता है, फटाफट रोकें जी, कभी लाहौर हाई कोर्ट आ जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट कहती है जी इस्तीफा दे दिया। अच्छा, ये भी हुआ है, जिन जजों पर माली मामला के बड़े संगीन इल्जाम आते हैं उन्होंने रिजाइन दिया, सारा केस खत्म। रिश्तेदार, बेटा, सास सभी मुलव्वस पाए जा रहे हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि कार्रवाई होगी कैसे। इफ्तिखार साहब, आप बताएं कि ये जजेस क्या कार्रवाई के लिए कभी अपने आप को सरेंडर करेंगे? नहीं, मेरे आज बड़ी अच्छी एक बात तजवीज़ आई जावेद की तरफ से और पीजे मीर की तरफ से कि कानून साजी की जानी चाहिए। तो कानून साजी फिर इसमें भी की जानी चाहिए और ये इख्तियार पार्लियामेंट को दे देना चाहिए ताकि पार्लियामेंट की कोई कमेटी या सेनेट की कोई कमेटी या नेशनल असम्बली की कोई कमेटी के आगे पेश हो, अपने सबूत दें बेगुनाही के, उनके ऊपर जिरा हो और ये पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। इसको लाइव दिखाना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो रही और जो मुकदमा जिसने दायर किया है वो भी सबूतों के साथ आया और जो अपने आप को सफाई दे रहा है वो भी सबूतों के साथ दे रहा है। तो मैं इत्तेफाक करता हूँ कि इस किस्म के कवानीन हमें अब इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए, एक बेहतर जमहूरियत के लिए, एक बेहतर पार्लिमानी निज़ाम के लिए और बेहतर इंसाफ के लिए ज़रूरी है। तो इस मुकदमे से तो मुझे यही समझ आई है, क्योंकि हिना जिलानी ने बिला वजह तो नहीं किया होगा मुकदमा, वो एक बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, इंटरनेशनल रिप्यूट की वो खातून है और उनकी जो बहन है आसमा, वो भी एक इंटरनेशनल रिपोर्ट की ख़वातून है में से एक है। तो वो गलती पर नहीं जा सकते। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ द टाइम कि हमें जावेद की भी बात माननी चाहिए और पीजे की भी, कि अपने इस निज़ाम में बेहतरी करनी चाहिए और मेरी ये तजवीज़ है जो मैंने पेश कर दी। ठीक है सर, आपने जैसा कि हवाला दिया है कि इसे आवाम के सामने रखना चाहिए, आवाम के सामने इस पूरी केस के ऊपर सुनवाई होनी चाहिए। लेकिन ये जो साकिब निसार वाला केस था, साकिब निसार जब जनवरी में रिटायर हुए
तो इस केस के हवाले से मार्च में भी इसका फैसला हुआ। जब उसके बारे में पूछा गया कि क्या हुआ था, तो जवाब ये दिया गया कि ये तो इन कैमरा था, ये हम आवाम के सामने नहीं रखेंगे। तो अगर इस चीज़ को भी एलिमिनेट कर दिया जाए, ये इन कैमरा वाली चीज़ को, और पब्लिक के सामने रखा जाए, तो फिर तो बेहतर होगा। पीजे सर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपने बड़े अच्छे इसका एनालिसिस किया। ये होता है। द क्वेश्चन इज़, ये जो हम बातें कर रहे हैं ये स्केल्टन्स हैं। इन स्केल्टन्स को हम कब तक डिस्कस करेंगे? जब तक मैं तो कहूँगा आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करो, इसको रिफॉर्म पे लेके आओ, रिव्यू करो, क्योंकि आज हम फंसे हुए कहाँ हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। बात हम सब कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन को 10 किस्म की इंटरप्रिटेशंस हो जाती हैं। तो खुद अदालतों ने कहा, और मैंने इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये जो कल समाअत कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें आइन के बारे में बार तशरीह हम कर रहे हैं। अब अगर हम इस लाइन पे चलते रहेंगे तो मैं कहूँगा एम्बिग्विटी है। और भाई कहीं ना कहीं आपकी ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन लॉ अफेयर्स, इसको चाहिए इसके अंदर आप काबिल लोग बिठाएं। बिल्कुल आप बाहर के लॉयर्स भी इंडक्ट कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी में वो लॉ एक्सपर्ट है, वो आप लेके आए ऐसे लोग जो कि कानून को समझते हैं, उनकी एडवाइस लें, और उसके साथ साथ आप चलें। रिटायर्ड जजेस को आप लेके आ जाएं, ये खुद चीफ जस्टिस का नॉमिनी, उसका नॉमिनी आ जाए, चीफ जस्टिस का नॉमिनी बैठ सकता है इस किस्म की। यस, एंड दिस इज द वे फॉरवर्ड। क्योंकि जो हम डिस्कस करें उसे ये कि जी पुराने केस में ये हुआ, these are skeletons. These are skeletons. We don't need them anymore. We need to move forward. आप किसी डिस्कशन में देखो, हम माजी के अलावा, जावेद मुझे बता दो यार, हम आगे तो जा ही नहीं रहे। नहीं जाना चाहते। सर, जावेद साहब की राय ले लेते हैं। जावेद साहब, हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ माइट इज राइट का तस्वर क्यों पाया जा रहा है? इसलिए पाया जा रहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान में हो रहा है, हर शऊर रखने वाले इंसान को समझ आ रही है कि एक अदारा ऑर्डर करता है कि 14 मई को इलेक्शन हो, तो उसको हवा में उड़ा दिया जाता है। तो जिस मुल्क में आइन को इस तरह हवा में उड़ा दिया जाए, तो उधर फिर माइट इज़ राइट ही होता है। इससे बेहतर मिसाल आज के दौर में और इस वक्त में नहीं मिल सकती। और बदकिस्मती इस वक्त क्या है, इफ्तिखार साहब की एक बात को मैं लेके चलूँगा, जहाँ कहा कि ये इतनी हिना जलानी साहिबा से गलती नहीं हो सकती। मैं ये समझता हूँ गलती हर एक से हो सकती है, लेकिन सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि वो गलतियों को आगे ना जाने दे। बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क में ना सिस्टम बन रहे हैं, ना अदारे सिस्टम बनाना चाहते हैं, और ना अदारे सिस्टमों पे काम करना चाहते हैं। हम अपने आप को मादर पिदर आज़ाद करके चलना चाहते हैं। पार्लियामेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जुरिस्डिक्शन में दाखिल हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट हमारे मामलात में हमें डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। जिस मुल्क में ये हालात हों कि जो अदारा जिसका काम करने का है वो काम ना करे, पार्लियामेंट किस काम के लिए बनी है? बुनियादी तौर पे ये हमारी पार्लियामेंट का काम है रिफॉर्म्स, आइन के मुताबिक कानून में रिफॉर्म। एक सेकंड, बात मुकम्मल कर लेने दे कि जब तक ये पार्लियामेंट अपना काम तो करती नहीं है, स्वाय उनको फंड्स चाहिए, स्वाय उनको वो ऐशियाँ चाहिए कि हमें ये प्रिविलेजेस दे दो, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दो, हमें 10-10 मुलाजमीन दे दो। भाई तुम्हारा काम था कानून साजिश करना। अगर आप कानून साजी नहीं करते तो फिर ऐसा ही होगा ना कि वक्त पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ना वो दरखास्त एंटरटेन होगी, और फिर बेवक्ती आप कोर्ट में जाएंगे तो फिर फैसले भी ऐसे जावेद साहब, यानी आप कहना एहतसाब बर वक्त होना चाहिए, और अगर बर वक्त होता है तो फिर इस तरह की सिचुएशन तो पैदा ही नहीं होती जो कि इस वक्त हमें देखने में आई। जजेस के एहतसाब का तरीकाकार होना चाहिए। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही इसका हल नहीं निकाल सक रहा तो फिर इसके आगे क्या हो सकता है? अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। हमने देखा कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और मुश्तरका एलामिया में पाकिस्तान के खिलाफ मन घड़त और बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, जिस पर पाकिस्तान ने अमरीकी डेप्यूटी चीफ ऑफ मिशन को फ़ॉरेन ऑफिस तलब किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखे। इफ्तिखार साहब, आप फ़ॉरेन ऑफिस के इस इक़दाम को किस तरह देख रहे हैं? शुक्र है फ़ॉरेन ऑफिस को ख्याल तो आया कि कहीं उनके बारे में ऐसी बात की गई जिसका नोटिस लेना है। वो फ़ॉरेन ऑफिस बड़ा इनफेक्टिव नज़र मुझे आ रहा है, कोई एक्शन नहीं आ रहा। यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दुनिया भर में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसका कोई डिप्लोमेट भी वहाँ पे उनको मुकामी तौर पे डील नहीं कर रहा। और एक डिप्लोमेट से बात की गई तो उसने कहा कि ये मेरा काम नहीं है, ये तो सियासी मामलात हैं। यानी कि वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं, पाकिस्तान का पासपोर्ट जला रहे हैं,
पाकिस्तान का परचम जला रहे हैं, पाकिस्तान के एक अदारे के सरबराहों को जूते मार रहे हैं, और वो का जो बंदा है वो कहता है ये मैं तो डिप्लोमेट हूँ, ये मेरा काम नहीं है मैं इसको जवाब दूँ। शुक्र है पाकिस्तान वालों को एहसास हुआ कि मोदी ने इनके बारे में कुछ कहा है, और उन्होंने बुलाया भी किसको, बुलाना तो मोदी के बंदे को भी चाहिए था, इंडियन एम्बेसडर को भी बुलाते ना। इन्होंने तो अमरीकी चीफ ऑफ द मिशन को बुलाया है और कहा कि यार ये जो मुश्तरका लामिया जारी हुआ इसमें हमारा तस्करा कैसे आ गया। चलें जी, मुबारक हो, मैं बड़ा खुश हूँ। लेकिन वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जो कौमी असम्बली में बात की वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसने बहुत सख्त लफ्ज़ों में इसकी मजम्मत की थी, इस जॉइंट जो कम्युनिटी जारी हुआ था वहाँ पे। आज हम जो बातें कर रहे थे ना यहाँ पे कि हम अगर आगे जाएँ तो बहुत सारी ऐसे बातें रियलाइज़ करके हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन मज़ा आए कि आप इंडिया के बंदे को भी बुला के उसको पूछें भाई ये मोदी साहब वहाँ पे क्या तकरीरें फरमाते रहे, और कांग्रेस के अंदर उनका जो रवैया था वो अच्छा रवैया नहीं था हमारे बारे में। उन्होंने फिर ये तासर देने की कोशिश की है कि हमारी ज़मीन खुदा न खासा गलत मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, तो भी हमें इनको स्पेयर नहीं करना चाहिए। सही। पीजे मीर सर, आपको क्या लगता है स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स खुद को रिपोजिशन दोबारा से तो नहीं कर रहे? देखिए वो बात नहीं है। हमारी इंटरनल फाइटिंग्स इतनी हो गई हैं कि हिंदुस्तान 370 335A सब कुछ लगा देता है, हम आपस में लड़ते रह रहे हैं। हम रिएक्टिव हैं, हम प्रोएक्टिव नहीं हैं। इंडिया का प्रोपेगेंडा इज़ 20 टाइम्स बेटर देन पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि वो हर जगह उनकी लॉबी इसके अंदर घुसे में। अब वो घुसे में हमने क्या करना है? क्या हमने बताया किसी को कि 2006 में यही नरेंद्र मोदी एज चीफ मिनिस्टर गुजरात इसने क्या किया था? और ये क्या ये बता सकता है अमेरिकन स्पोक्समैन कि आप ही ने इसको बना किया था कि अमेरिका नहीं जाना? जी। क्या बताया था आपने? बताया ना हमें। आपने इसको टेररिस्ट कहा था। एक सेकंड, ये वहाँ पे कांग्रेसमैनों ने बाइकआउट भी किया, बाइकआउट किया। हमारे मीडिया ने उस बाइकआउट को इस्तेमाल ही नहीं किया। बिल्कुल। हालांकि इतना बड़ा वो लोगों ने बाइकआउट किया, और ये पॉइंट रेज किया जो आप पॉइंट रेज कर रहे हो, वहाँ पे बाइकआउट भी किया कांग्रेस ने। और जो इफ्तिखार जो अफसोसनाक बात है, कौन सा अटैक हुआ है पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर? आप मुंबई की बात करते हैं, बिट्रेयल ऑफ इंडिया डेविड एलाइस ने लिखी है, जिसमें पाकिस्तान का तस्करा कोई नहीं है कि पाकिस्तान को गलत किया है, और उसने फोरेंसिक एक्सपर्ट्स, फोरेंसिक साइंस के साथ प्रूव किया है। और वो कौन है? फलस्तीनी जू। अब क्वेश्चन उठता है, हम इसको क्यों नहीं उठाते जो अभी इफ्तिखार बात करें? और भाई जहां हमारी बात होती है हम करते कोई नहीं है, वो चले जाते आगे 10 कदम पे। जिस तरह अभी सबरीना की आप बात कर रहे हो, भाई कोई सवाल करता है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, आप वहां चुप हो। उसने सही सवाल किया, कश्मीर के अंदर क्या कर रहे हैं, दलित्स के अंदर क्या कर रहे हैं, ये तमिल। आज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो एक टेंपल में जाना चाह रही थी, दलित थी, उसको टेंपल में जाने नहीं दिया गया। टुडे दिस हैज हैपेंड। लुक एट दैट। और इसके अंदर आप त्रिपुरा को देख लो, इसको असम को देख लो, हर चीज को, उसमें तो कोई बात ही नहीं करता कोई। तो द क्वेश्चन हियर इज, हमने अपने आप को स्ट्रेटेजाइज करना है। टू योर क्वेश्चन, हम जब अपने आप को स्ट्रेटेजाइज नहीं करेंगे, वो तो करेगा, उसका काम ये है, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ये है कि पाकिस्तान को गंदा करना। हमारा क्या है? हमें डिफेंसिव पे नहीं होना है, हमें ऑफेंसिव पे होना है इस पे। और कहाँ? इंटरनेशनल फ्रंटियर्स के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं, कश्मीर सेंटर्स खोलो, लंदन में खोलो, ब्रसल्स में खोलो, वॉशिंगटन में खोलो, और इनको काउंटर करो। जावेद साहब, बात तो यही है ना कि पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, और उसके बाद ही बाहर के मसलों को हल किया जा सकता है। आपका इस पर क्या टेक है? आपने ये जो क्वेश्चन किया ना, यही जवाब है। और मेरा ख्याल है कि अगर हमारी हुकूमतें इसी बात को ले लें तो शायद हमारी आगे की डायरेक्शन दुरुस्त हो जाए। बदकिस्मती ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने 50 से ज़्यादा गैर मुल्की दौरे कर लिए एक साल में, प्राइम मिनिस्टर ने 20 से ज़्यादा दौरे कर लिए, लेकिन फ़ॉरेन पॉलिसी जिसकी तरफ इफ्तिखार साहब इशारा कर रहे थे वो मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो है। और आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी पोजीशन पे है जो पाकिस्तान को सीरियस ले रहा हो। उसकी बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है आपकी इकनॉमिक सिचुएशन। दुनिया मफादात पे चलती है, दुनिया जज्बात से या जज्बाती तकरीरों से नहीं चलती, ना बाय करती है, उनके मफादात होते हैं। इंडिया से उनके मफादात इसलिए हैं कि इंडिया के दुनिया की जो टॉप 25 कंपनीज़ हैं, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर गूगल और गूगल से लेकर सारी कंपनियां, 25 CEOs इंडियन हैं। आप बात को समझें, इंडिया आईटी में $100 बिलियन से ज़्यादा की एक्सपोर्ट कर रहा है। हम कहाँ खड़े हैं?
हमें अपने आप को, अपने गिरबान को देखना, हम कशकोल लेके सही। फिर रहे हैं और हम कहें कि हमारी डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त होगी, हमें कोई सीरियस नहीं ठीक है, लेगा। जावेद साहब। आपके सवाल का जवाब, सवाल ही आपके सवाल का जवाब है। नवीद चौधरी साहब, अमेरिका भारत को डू मोर क्यों नहीं कहता? अमेरिका के इस खित्ते में जो स्टेक्स हैं, क्या वो भारत के तहत पूरे होंगे? देखिए, ये उसकी कोशिश है, लेकिन भारत जो है वो किसी तौर भी रूस और चीन के साथ अपने ताल्लुकात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। आपने देखा कि मोदी ने वहाँ जाके ये भी कहा है कि हमारे अफ़गान हुकूमत से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यानी कि अफ़गान तालिबान से, तो वो ये काम करता रहेगा। मोदी की सियासत क्या है? सियासत में देखें, एक विलन क्रिएट करना होता है और वो पाकिस्तान का नाम लेके वहाँ मुल्क के अंदर भी और बाहर भी ऐसी गुफ्तगू करता है। अमेरिका ने जो बयान दिया है वो भी बयान सिर्फ मोदी को उसको अपीज करने के लिए उसने दिया है, वरना FATF से हम निकले हैं, यही बैठे हुए थे ना, निकल गए नाम, टेररिज्म तो है ही नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है, इस खित्ते के अंदर बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में स्लाइट शिफ्ट आ रहा है, आता जा रहा है, स्लाइटली है लेकिन आ रहा है, उससे अमेरिका बड़ा परेशान है। चीन एडवांस कर चुका है बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली, ईरान और सऊदी अरब की सुलह करा के उसने एक नई सूरत हाल पैदा कर दी अमेरिका के लिए पूरे गल्फ में। फिर आपने देखा कि अफ़गान तालिबान के साथ भी ऑन बोर्ड है, रशिया के साथ भी उसके मामला चल रहे हैं। अब अमेरिका की जो पूरी की पूरी सियासत है, यूरोप भी डिस्टेंस कर रहा है अपने आप को बड़े इतिहास से, वो है ऑस्ट्रेलिया, जापान, जनूबी कोरिया, और वो चाहता है कि इंडिया भी साथ आ मिले। ये मामला ऐसे नहीं होगा। ये जो कुछ गुफ्तगू वहाँ हुई है, इसको आप इसी पर में लें कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेहतर बना रहे हैं, उसकी सिमत दुरुस्त कर रहे हैं, उससे वो अमेरिका के अंदर भी एक तशवीश की लहर है, लेकिन तशवीश तक ही है, वो इंशाल्लाह ताला हमारा बिगाड़ कुछ नहीं सकता। यही है कि IMF से क्या कुछ डिले करा देगा, कुछ और ख़राबी पैदा कर देगा, लेकिन इस हल से बहरहाल हमने इस बहरान से निकल जाना है और इसका हल भी निकलेगा। ठीक है, यानी इट्स एन इंडिकेशन कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी दरुस्तम पर चल रही है। बहुत शुक्रिया आपका नवीद चौधरी साहब, PJ मीर सर, इफ्तिखार साहब और जावेद साहब। कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी अपने मफाद के तहत कंस्ट्रक्ट करना होगी। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। आपसे इजाज़त अल्लाह के बाद।